और आज का हमारा विषय है राजस्थान का अपवाह तंत्र, और इसमें भी हम अपना पूरा ध्यान लूनी नदी प्रणाली पर रखने वाला है। जी। राज्य के जल प्रवाह तंत्र को 3 हिस्सों में बांटा गया है। स्लाइड के आंकड़े कहते हैं कि कुल जल प्रवाह का 17% हिस्सा अरब सागर में जाता है, जिसमें लूनी, पश्चिमी बनास, साबरमती और माही नदियां शामिल हैं। फिर 23% हिस्सा बंगाल की खाड़ी की ओर जाता है, जैसे अपनी चंबल और बनास। लेकिन इसके बाद का जो आंकड़ा है ना, वो सबसे ज्यादा दिलचस्प है। बिल्कुल, वो मुझे सबसे ज्यादा चौंकाता है। पूरे 60% जल प्रवाह आंतरिक जल प्रवाह तंत्र का हिस्सा है, जिसमें घग्गर, कांतली, कांकनी जैसी नदियां आती हैं। हाँ। जरा सोचिए, राज्य की 60% नदियां कभी समुद्र का मुंह ही नहीं देख पाती, और जो 17% पानी अरब सागर में जाता है ना, हमारी स्रोत सामग्री बताती है कि वो तंत्र भी आगे 2 भागों में बंटता है, कचकारण और खंबात की खाड़ी। जी। मुझे तो किसी भी नदी का उद्गम एक रहस्यमयी घटना की तरह लगता है। स्लाइड डेक के अनुसार ये अजमेर के नाग पहाड़ से निकलती है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वहां इसका नाम लूनी होता ही नहीं है। हाँ, वहाँ इसे कुछ और ही कहते हैं। जी, उद्गम स्थल पर इसे सागरमती कहा जाता है। तो फिर ये लूनी कैसे बन जाती है? ये नामकरण की प्रक्रिया असल में बहुत वैज्ञानिक है। कई बार एक बड़ी नदी ना असल में 2 या 3 छोटी धाराओं के मिलने से वजूद में आती है। अजमेर के पास गोविंदगढ़ नाम की एक जगह है। गोविंदगढ़, हाँ। जब नाग पहाड़ से बहकर आने वाली ये सागरमती धारा का संगम अरावली से ही आने वाली एक और धारा से होता है, जिसे सरस्वती धारा कहते हैं, तब इन दोनों के मिलन से जो मुख्य जलधारा बनती है, उसे लूनी कहा जाता है। प्राचीन काल में इसे लवणवती कहा जाता था। पुष्कर में स्थानीय लोग इसे साकरी कहते हैं, और इसे मारवाड़ की गंगा भी कहा जाता है। जी। लेकिन इन सब में एक नाम ऐसा है जिसने मेरा ध्यान सबसे ज्यादा खींचा। महान कवि कालिदास ने इस नदी को अंतः सलिला कहा था। ये बहुत ही खूबसूरत नाम है ना? अगर मैं शब्दों को तोड़कर देखूं तो अंतः का मतलब है अंदर या छिपा हुआ, और सलिला यानी जल। तो क्या इसका मतलब ये है कि ये नदी सच में रेत के नीचे छिपकर बहती है? आपकी ये समझ बिल्कुल सटीक है। कालिदास जैसे जो कवि थे ना, वो सिर्फ शब्दों के जादूगर नहीं थे, वे प्रकृति के बहुत बड़े पारखी भी थे। रेगिस्तानी इलाकों में गर्मी के मौसम में एक बहुत ही अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है। जब पानी का स्तर कम हो जाता है और ऊपर की रेत सूख जाती है, तो लगता है कि नदी मर चुकी है। ऊपर से देखने पर सब सूखा लगता है। बिल्कुल, लेकिन असल में सतह के ठीक नीचे रेत और बजरी की जो परतें होती हैं, उनमें पानी का प्रवाह जारी रहता है। पानी अंदर ही अंदर बहता रहता है। वाह! ये जो अंतः सलिला नाम है, ये इसी भौगोलिक चमत्कार को दर्शाता है। वो नदी जिसका जल छुपा हुआ है, लेकिन जिसकी जीवन शक्ति कभी खत्म नहीं होती। नदी अजमेर से अपनी यात्रा शुरू करती है, फिर नागौर, ब्यावर, पाली, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर और अंत में जालौर से होते हुए ये गुजरात में अरब सागर के कच्छ के रण में जाकर अपना सफर खत्म कर देती है। जी। ये सोचकर ही थोड़ा अजीब लगता है कि एक नदी इतने रूखे और सूखे रेगिस्तान को पार कर रही है। और ये सफर आसान नहीं है। अगर हम आंकड़ों पर गौर करें तो लूनी नदी की कुल लंबाई 495 किलोमीटर है, जिसमें से लगभग 330 किलोमीटर का हिस्सा ये केवल राजस्थान के भीतर तय करती है। पश्चिमी राजस्थान जैसे इलाके में जहां पानी की एक एक बूंद इतनी कीमती है, वहां 330 किलोमीटर लंबी नदी का होना किसी चमत्कार से कम नहीं है। सच में ये पूरे राज्य के कुल अपवाह क्षेत्र का लगभग 10.4% हिस्सा अकेले कवर करती है। और भूगोल की भाषा में लूनी के इस पूरे बेसिन या कहें कि प्रवाह क्षेत्र को गोडवाड़ प्रदेश कहा जाता है। गोडवाड़ प्रदेश, ये नाम वहां की संस्कृति और भूगोल को एक साथ जोड़ता हुआ लगता है। और इसी क्षेत्र को पढ़ते हुए मुझे नोट्स में एक और बहुत ही रोचक तथ्य मिला। कौन सा? पाली जिले में इस नदी बेसिन के पूर्व की ओर कुछ पहाड़ियां हैं, जिन्हें काला भूरा डूंगर कहा जाता है। स्रोत स्पष्ट रूप से बताते हैं कि बालोतरा शहर नदी के पेटे यानी उसके तल या रिवर बेड के स्तर से भी नीचे बसा हुआ है। जी। और इसका नतीजा ये होता है कि जब अरावली की पुष्कर पहाड़ियों में बहुत तेज बारिश होती है, तो बाढ़ पुष्कर में नहीं बल्कि वहां से सैकड़ों किलोमीटर दूर बालोतरा में आ जाती है। लूनी का जल बालोतरा शहर तक तो बिल्कुल मीठा रहता है, लेकिन जैसे ही नदी बालोतरा को पार करती है, उसका पानी अचानक खारा यानी नमकीन हो जाता है। जी। क्या बालोतरा की जमीन में नमक की कोई खदान है,
ये कैसे मुमकिन है? इसके पीछे का विज्ञान और इतिहास दोनों बहुत गहरे हैं। असल में बालोतरा से पहले तक नदी जिन पहाड़ी इलाकों से गुजरती है, वहां की मिट्टी में लवण या नमक की मात्रा काफी कम होती है। लेकिन बालोतरा के बाद नदी थार मरुस्थल के उस हिस्से में प्रवेश करती है जो लाखों साल पहले टेथिस सागर हुआ करता था। एक सागर? जी हाँ, आज जहां हमें रेत के बड़े बड़े टीले नजर आते हैं, वहां कभी एक विशाल महासागर हिलोरे मारता था। ये तो बहुत ही हैरान करने वाली बात है। जब पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स के खिसकने से वो महासागर सूखा और हिमालय का निर्माण हुआ, तो वो सागर अपना सारा नमक उसी मिट्टी में छोड़ गया। अच्छा, तो मतलब वो नमक आज भी वही है? बिल्कुल, आज भी उस इलाके की मिट्टी में प्राकृतिक रूप से सोडियम क्लोराइड की मात्रा बहुत ज्यादा है। जब लूनी का मीठा पानी इस नमकीन मिट्टी के संपर्क में आता है, तो वो सारा नमक पानी में घुल जाता है। और ऊपर से रेगिस्तान की तेज गर्मी के कारण पानी तेजी से भाप बनकर उड़ता भी है, जिससे बचे हुए पानी में नमक की सांद्रता और बढ़ जाती। पाली और बालोतरा में स्थित रंगाई छपाई उद्योगों यानी टेक्सटाइल और डाइंग इंडस्ट्रीज के कारण इस मारवाड़ की गंगा का जल भयानक रूप से प्रदूषित हो रहा है। ये आज के समय की सबसे बड़ी पर्यावरण त्रासदियों में से है कि जालोर के सांचोर इलाके में इस नदी को रेल या नाडा भी कहा जाता है। ये छोटे छोटे स्थानीय शब्द उस नदी के साथ लोगों के पुराने और गहरे रिश्ते को ही तो दर्शाते हैं। बिल्कुल, और अब इस पूरे तंत्र को समझने के लिए हमें लूनी के उस विशाल परिवार को भी देखना होगा जो उसे ये ताकत देता है। आप सहायक नदियों की बात कर रहे हैं ना? जी हाँ, उसकी सहायक नदियाँ। इन नोट्स में तो नामों की एक बहुत लंबी सूची है। गुहिया, बांडी, सुकड़ी, मीठड़ी, जवाई, खारी, सागी, लीलड़ी और जोजड़ी। अगर कोई इन्हें पहली बार पढ़े तो शायद ये सिर्फ रटने वाले नाम लगे। शुरुआत में ऐसा ही लगता है, लेकिन इनके जुड़ने का तरीका बहुत वैज्ञानिक है। बाई और दाई ओर से आकर मिलने वाली नदियां। इनमें सबसे ऊपर एक बड़ा सा स्टार लगाए नोट्स में जोजड़ी नदी पर। हाँ, जोजड़ी बहुत खास है। इसकी 2 विशेषताएं बताई गई हैं जो इसे लूनी की बाकी सभी सहायक नदियों से बिल्कुल अलग खड़ी कर देती हैं। पहली ये कि जोजड़ी एकमात्र ऐसी नदी है जो दाईं ओर से यानी राइट साइड से आकर लूनी में मिलती है। और दूसरी बात, ये अरावली की पहाड़ियों से नहीं निकलती, बल्कि इसका उद्गम नागौर के पोंडलू गांव के मैदानी इलाके से होता है। यही कारण है कि ये नदी परीक्षाओं के लिए इतनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये भूगोल के एक सामान्य नियम को तोड़ती है। कैसे? हम अक्सर सोचते हैं कि नदियां सिर्फ ऊंचे पहाड़ों या ग्लेशियरों से ही निकलती हैं। लूनी की बाकी सभी सहायक नदियां अरावली पर्वतमाला के पश्चिमी ढलानों से पैदा होती हैं। ठीक है। तो जब आप लूनी के बहने की दिशा में मुंह करके खड़े होंगे, तो अरावली की तरफ से आने वाली ये सारी नदियां आपके बाईं तरफ से यानी लेफ्ट साइड से आके मिलेंगी। हाँ, नक्शे में ये साफ दिख रहा है। लेकिन जोजड़ी मरुस्थलीय मैदानी भाग से उत्पन्न होती है और आपके दाईं ओर से आकर मिलती है। ये हमें सिखाता है कि भूजल का रिसाव और मैदानी इलाकों की हल्की सी ढलान भी मिलकर एक नदी को जन्म दे सकते हैं। नोट्स के हिसाब से शुरुआत करते हैं लीलड़ी से, जो ब्यावर के ज्वाजा से निकलती है। फिर सूकड़ी नदी है जो पाली के देसूरी से आती है और बालोतरा के समदड़ी से पहले लूनी में मिल जाती है। सूकड़ी नदी पर जालोर के बांकली गांव में बांकली बांध बना है। यहाँ हमें बांधों के महत्व को थोड़ा और गहराई से समझना होगा। पश्चिमी राजस्थान में 22 साल के गिने चुने दिन ही होती है। तो बांकली बांध जैसे निर्माण उस थोड़े से पानी को सहेज लेते हैं, ताकि बाकी के सूखे महीनों में जालोर जैसे जिले में किसानों को सिंचाई के लिए और लोगों को पीने के लिए पानी मिल सके। ये ढांचे असल में उस पूरे इलाके की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। और जब बात अर्थव्यवस्था और जीवन बचाने की हो, तो जवाई नदी का नाम सबसे ऊपर आता है। जवाई नदी पाली और बाली के गोरिया गांव से निकलती है। जी। इसकी अपनी एक सहायक नदी खारी भी है, लेकिन जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है पाली के सुमेरपुर में इस नदी पर बना जवाई बांध। इन नोट्स में इस बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर नाम दिया गया है। ये बहुत ही सटीक नाम है। अमृत सरोवर ये सिर्फ एक तथ्य नहीं है, बल्कि एक गहरा एहसास है। जरा सोचिए उस किसान के बारे में जो भयंकर सूखे के साल में सिर्फ इसी बांध के भरोसे अपनी फसल और अपने परिवार को बचाता है। अमृत यानी मृत्यु से बचाने वाला जीवन जल। मारवाड़ का इतिहास सूखे और अकाल की खौफनाक कहानियों से भरा पड़ा है। ऐसे में जवाई बांध सिर्फ एक जल संग्रहण केंद्र नहीं है, तो और क्या है? ये जोधपुर और पाली जैसे बड़े जिलों के लिए एक जीवन रेखा है,
गर्मियों में जब कुएं सूख जाते हैं और अकाल की स्थिति पैदा हो जाती है, तब यही अमृत सरोवर लाखों लोगों और मवेशियों की प्यास बुझाता है। इसलिए इसका ये नाम 100% सार्थक है। और इस पूरे तंत्र में सागी नदी भी अहम है, जो जालौर की जसवंतपुरा पहाड़ियों से निकलती है। और इस पूरे जाल को पूरा करती है बांडी नदी, जो पाली के फूलाद गांव से निकलती है। इसी बांडी नदी पर आउवा कस्बा और पाली शहर बसे हुए हैं, और पाली में इस नदी पर हेमावास बांध बनाया गया है। जी। बांडी की भी अपनी एक छोटी सहायक नदी है गुइया। तो अब जाकर हमारे सामने पूरा चित्र साफ होता है। ये सिर्फ एक मुख्य नदी का सीधा सफर नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये छोटी छोटी धाराओं, पहाड़ियों, ढलानों और विशाल बांधों का एक ऐसा जटिल तंत्र है जो एक साथ सांस लेता है। सबक मिलता है वो यही है कि ज्ञान को केवल पन्नों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, हाँ। बल्कि हमारे आसपास की दुनिया और उसके नाजुक संतुलन को समझने का जरिया बनना चाहिए।